गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 51 है। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर क्लास अपलोड कर दी गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे इस टाइप से कि जिसकी वजह से जब आप क्लास देख रहे थे तो वो क्लास बीच बीच में बार बार अटक रही थी। तो उसी सेशन को फिर से अपलोड किया गया है। अब इसके अंदर क्या होगा, वही 90 डेज के अंदर अपना पूरा प्रयास रहेगा कि या तो 2 क्लासेज आज ही अपलोड हो जाएं या फिर किसी पर्टिकुलर डेज के अंदर सेशन का ड्यूरेशन 2 घंटे से ज्यादा का रखें। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री की अपनी पहली क्लास है। सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी बात आपके सामने दिख रहा होगा टेलीग्राम। यहां पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहां पर एक तो डेली बेसिस पर आपको क्लास की लिंक मिल जाती है, प्लस में यहां पर जितना कुछ मैं पढ़ा रहा हूं उन सब की आपको PDF मिल जाती है। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारा का सारा पार्ट आपको यहां मिलता है। नीचे वाला पार्ट है अपना वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। यहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे पूछ सकते हैं, या फिर जैसे कल की क्लास में इश्यू आ गया तो जैसे आपने रीजन रखे तुरंत आपको मिल गया रिप्लाई कि किस वजह से क्लास को स्टॉप कर दिया गया था बीच में। तो चलिए भाई इसको फिर से करते हैं स्टार्ट। अपना हेडिंग लगाओ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बेसिक बात करूं तो हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, या यूं कहें एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजों को देखेंगे। ये भी देखेंगे साथ में कि रेलवे की एग्जाम में किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, एक एक करके हर बात से हमें गो थ्रू होना है। तो यहां से देखो एकदम शुरुआत अगर हम लोग करें तो देखना जरा, अगर मैं लिखता हूं यहां से साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हर बच्चे को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर आपका लंब और हाइपोटेनस आपका कर्ण। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो इसे आप लिखते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये आपका हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटा में आधार। छोटी छोटी बातें हैं आपको पता है, लेकिन यहीं से कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन हमें और भी निकालने हैं। अब थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना, जब आप कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है भाई आपका 1 अपॉन में साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या लिखते हो भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो इसका मतलब अगर कोसेक थीटा का सीधे सीधे रिलेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। इसका मतलब यहां पर अगर मैं सीधे कुछ लिखना चाहूं तो इसी बात को मैं 1 अपॉन में कोसेक थीटा लिख सकता हूं, इसी बात को मैं 1 अपॉन में सेक थीटा लिख सकता हूं, और इसी बात को मैं यहां से 1 अपॉन में कोट थीटा लिख सकता हूं। क्लियर है। यहां से एक हमें छोटा सा कंक्लूजन निकालना है। कुछ बच्चे इस बात का वैसे तो देखो रट्टा मारते हैं, बाकी मैं सजेशन नहीं देता। वो क्या करते हैं इस टाइप से, वो लाल बटा कक्का वाली स्टोरी हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल टाइम में तो हमारे गुरुजी ऐसे ही रटवाते थे कि ऐसी सी टेबल बना ली है और फिर इसके अंदर अगर आपको रिलेशन लिखना है तो ये बता देगा आपका साइन थीटा का, ये वाला कोस थीटा, ये टेन थीटा, नीचे वाला पार्ट आपका कोट थीटा, ये आपका सेक थीटा, और ये आपका कोसेक थीटा। ठीक है भाई। इंग्लिश में लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक है। इसकी वैसे देखोगे तो कोई नीड नहीं है। रीजन क्या, चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। बार बार जब आप चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा कि चीजें याद करने में बड़ी ही आसान है और इनके अंदर कोई खास दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लाइट का थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, थोड़ी बढ़ाते हैं लाइट। देखो तो यहां पर आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, सिंपल बातें हैं। तो इस पार्ट को मैं अवॉइड करता हूं कि आपको ऐसे नहीं ध्यान रखना है। अब ये बातें आपको पता है, यहीं से हम एक छोटा सा कंक्लूजन निकालते हैं। आपने यहां पर क्या काम में लिया भाई, आपने परपेंडिकुलर काम में लिया, आपने यहां पर बेस काम में लिया, आपने यहां पर हाइपोटेनस काम में लिया।
अब देखना जरा, एक मेरे पास मान लो कोई रैंडम ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल लिखा। अब अगर मैं कहूं कि इसके अंदर बेस कौन सा है, तो आप कह दो कि सर 3 साइड होती हैं। अगर आपको एरिया निकालना है तो आप तीनों साइड में से किसी को भी बेस मान सकते हो। जब हम लोगों ने मेंसुरेशन वाला पार्ट, असल में देखा जाए तो ज्योमेट्री के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी कि किसी भी ट्राइंगल की तीनों भुजाओं में से किसी को भी आप अपने मन से बेस मान सकते हैं। जो भी आप बेस मानेंगे उसके सामने के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये क्या आ जाएगा भाई, आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। कैसा भी ट्राइंगल हो आप वहां पर कह सकते हो कि सर उसकी कोई भी साइड ले लो, वो बेस का काम करेगी। और जो भी आप बेस मानेंगे उसके सामने का जो वर्टेक्स है आपका, वो वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो हाइट की तरह काम करने लग जाएगा। लेकिन क्या किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनस होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है? नहीं होता। आइसोसेलेस में नहीं होता, स्केलेन में नहीं होता। तो इसका मतलब यहां पर एक टर्म है अपने पास इन तीनों के अंदर, हाइपोटेनस। इसका मतलब आप कह सकते हो कि भाई ये जो 3 बातें आपने लिख रखी हैं, कौन कौन सी भाई? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस, इसको मैं मान लेता हूं बेस, इसको मैं मान लेता हूं परपेंडिकुलर। तो ये चीजें तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही होती हैं। तो इसका मतलब अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है, अपनी जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, वो सारी की सारी डिपेंड किस पर करती है? समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, एक छोटा सा कंक्लूजन हमने निकाला, एकदम बेसिक से बातों को समझेंगे। तभी मैंने इस सेशन के लिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री, इसके लिए 6 घंटे का सेशन रखा। 6 सेशन रखे हैं, मतलब हो सकता है सेशन 1 घंटे का, उससे ज्यादा का भी हो जाए, तो उसमें तो कोई इश्यू है नहीं। असल में हमें छोटे छोटे कंक्लूजन पढ़ने हैं जिसकी वजह से हमारा बेस स्ट्रोंग हो जाए। और कल को मान लो एग्जाम में कोई सवाल आपको घुमा करके दे दे, तो आप इजी वे में उस सवाल को डील कर दे जाए। एक छोटा सा कंक्लूजन हमने ये निकाला कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 आइडेंटिटी हैं, इन्हीं का ही यूज होता है। इसका मतलब इनका यूज हो रहा है तो इनमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की आपको नीड होगी। ये 3 चीजें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करती है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, ठीक है, डाउट आया होगा कि सर जो आप साइन रूल यूज करते हैं, जो साइन रूल हम लोग यूज करते हैं, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो हम लोग कोस रूल कह लो इसे, या फिर इसे आप कोसाइन रूल कह लो, दोनों ही एक ही बात है। साइन रूल और जो आपका कोस रूल होता है, ये तो किसी भी ट्राइंगल पर, ये किसी भी ट्राइंगल पर, ट्राइंगल आपका कैसा भी हो, हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। और अभी अभी आपने एक बात कही कि ट्रिग्नोमेट्री है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये किसी भी ट्राइंगल पर क्यों अप्लाई हो जाते हैं? देखो इसका सीधा सा रिलेशन तो मैं बता दूं कि साइन रूल का मतलब होता है सिमिलरिटी, समरूपता। ठीक है भाई, एसएससी और सीडीएस के जब सेशन चलेंगे तो ज्योमेट्री के साथ ट्रिग्नोमेट्री रिलेट होकर के पढ़ाना पड़ता है, वो तो खैर तब की बात है। साइन रूल और जब हम लोग कोसाइन रूल पढ़ेंगे किसी भी ट्राइंगल के अंदर, जैसे मान लो आपको इस टाइप का कोई ट्राइंगल मिलेगा रैंडम, इसमें हमें साइन रूल लगाना है या कोसाइन रूल लगाना है, दोनों के दोनों ही रूल इसमें लग जाएंगे। लेकिन उसका जब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, एक ट्राइंगल को 2 राइट एंगल ट्राइंगल में ब्रेक किया जाता है। एक आपका लेफ्ट वाला राइट एंगल ट्राइंगल, एक आपका राइट वाला। वहीं पर इन चीजों के सारे प्रूफ निकलते हैं और जो ऑल ओवर कंक्लूजन होता है उससे आपका साइन रूल और आपका कोसाइन रूल बनता है। तो मैं आपसे फिर वही बात कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपनी राइट एंगल ट्राइंगल पर डिपेंड करती है। या तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल सीधे सीधे होगा, सीधे सीधे नहीं होगा, किसी रैंडम ट्राइंगल पर कोई प्रॉपर्टी काम कर रही है और प्रॉपर्टी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं उसने इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल में ब्रेक किया है, तभी जाकर के आपके सामने ये कंक्लूजन निकल के आए हैं।
तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी आपको यहां से ये कंक्लूजन समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। चलो, इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम और इसके बेसिक में जाने का प्रयास करें तो छोटा सा कंक्लूजन और भी निकलता है। यहां पर छोटा सा कंक्लूजन क्या है, थोड़ा सा बात को ऑब्जर्व करना। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है और ये भुजा मेरे पास 5 है। अगर मैं कहूं इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा तो आप कहेंगे सर 1/2 बेस इंटू में हाइट। बेस इंटू में हाइट कह लो या बेस इंटू में परपेंडिकुलर कह लो, ये इसका एरिया होगा। अब इस ट्राइंगल को मैंने एक टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है, ये ट्राइंगल उठाया, एक टेबल पर मैंने इसको रख दिया। एक बच्चा तो इस तरफ खड़ा हुआ है जिसे 4 इधर दिख रहा है, ठीक है, तो वो एरिया क्या बताएगा, उसका मेथड ये होगा बताने का कि 1/2 बेस मेरे लिए 4 है, ऊंचाई 3 है, 4 गुणा 3 12/2 6 आ गया। टेबल पर मैंने इसको रखा, एक बच्चे को 3 इधर दिख रहा है इस साइड के अंदर, वो क्या अज्यूम करेगा, वो अज्यूम ये करेगा कि सर 1/2 मुझे बेस इसका 3 दिख रहा है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर 4 है, तो रिजल्ट कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। जब हम एरिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो ये बात एक्चुअल में आपकी मायने ही नहीं रखती कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। असल में आपको 1/2 को मल्टीप्लाई करना होता है ऐसी 2 साइड्स जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, या फिर ऐसी 2 साइड जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें। लॉजिक इसके पीछे इतना ही है। आपका मन करे तो आप बेस इसको 5 को मान लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसकी लंबाई L है, ये भी लिख लो। L भी लिखना सिखाया था ना, क्या बताया था, 4 गुणा 3/5 L की वैल्यू निकालनी सिखाई थी, कहा था इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। कैसे आई थी ये सारी की सारी चीजें। तो एक तीसरा बच्चा बहुत ही भयंकर होनहार है, वो ये भी तो लिख सकता है कि सर मुझे तो बेस 5 दिख रहा है और मैंने हाइट इसकी 12/5 निकाल ली, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये बात कि जब भी कभी आप एरिया फाइंड करते हैं किसी ट्राइंगल का तो वहां पर 3 साइड होती हैं आपके पास, तीनों में से किसी भी साइड को आप बेस मान लो और जो भी आपने बेस माना उसके सामने के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, वो उसकी हाइट हो जाएगी। एरिया के पर्सपेक्टिव में ये सारी की सारी बातें सत्य हैं। लेकिन अगर मैं इसी बात को घुमा करके ट्रिग्नोमेट्री पर ले आऊं, इसी बात को घुमा करके मैं अगर ट्रिग्नोमेट्री पर ले आऊं, यही डायग्राम है मेरे पास, यही डायग्राम है, मैंने यहां एंगल लिया थीटा। मैं किसी बच्चे से पूछता हूं कि भाई बताना जरा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो वो बच्चा कहेगा कि सर जो ये आप साइन लिखते हो, आप ये जो साइन लिखते हो, ये रिलेशन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। त्रिभुज मुझे दिख रहा है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, 3/5 इसका रिजल्ट आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये तो उसने रिलेशन लिख दिया। कल को अगर मैं उसे कुछ इस टाइप का डायग्राम दे दूं, इसी टाइप का, ये मैंने 3 लिखा, ये मैंने 4 लिखा, ये 5 लिखा और इसको मैं थीटा लिख दूं, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आप बात को पकड़ जाएंगे। मान लो उस बच्चे के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैं फिर से उससे यही सवाल करूं कि बच्चे बताना जरा कि यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो सीधे सीधे कहेगा कि सर जो साइन का रिलेशन लिखते हैं वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अब हम लोग क्या मानते हैं, नीचे वाली भुजा, ये वाली भुजा आपकी परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपका हाइपोटेनस। अगर वो इसी टाइप का कोई रिप्लाई देता है तो ये सीधे सीधे गलत हो गया। रीजन, इसी को फिर से टेबल पर रखना, ठीक है। अब नीचे वाली, अमूमन देखो आपके साथ अगर ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आपको इसका रीजन पता है, कोई समस्या नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि भाई चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हैं, रेलवे के मैंने जो पेपर देखे हैं उनमें से लगभग सवाल आप देखोगे तो वो बेसिक मेथड से ही सोल्व हो जाते हैं या बेसिक अप्रोच पर ही बेस सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा और हाई फाई जाएं, कुछ ढंग के सवाल और उठाएं तो वहां पर वैल्यू पुट से भी अपना काम चल जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि आप बेसिक कहते किसे हैं।
सबसे जरूरी बात तो ये होती है। मैं ये कहता हूं कि भी रेलवे में बेसिक बेसिक सवाल आते हैं, तो कुछ बच्चे इस चीज का गलत मतलब निकाल लेते हैं कि सर रेलवे में तो हाई फाई सवाल भी आते हैं। हाई फाई आप किसे समझते हैं? हाई फाई अगर आपको सवाल समझने हैं तो सीजीएल मेंस का पेपर देखो, सीडीएस के पेपर देखो, उनमें भी पूरे नहीं कुछ एक सवाल मिलेंगे। जैसे सीजीएल मेंस के अंदर 100 सवाल आते हैं तो आपको 15 से 20 सवालों का स्तर ठीक लगेगा, ठीक है। वहां उन सवालों को हम लोग कह सकते हैं कि भी उनका लेवल ठीक है, उनको हाई फाई सवालों का आप नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन रेलवे के पुराने पेपर उठा करके देखो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, एएसएम का हो, एसएम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के अंदर स्तर उनका सेम मेंटेन रख लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं इन चीजों को बेसिक कह रहा हूं और अपनी जो 2-3 क्लासेस चलेंगी उनमें सवाल आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं उनको बेसिक का नाम देता हूं। अब कोई बच्चा उनको हाई फाई सवाल भी कह देता है। अब मुद्दा यह है जब तक आपको टीचर ये नहीं कहता ना कि ये गजब का सवाल है, अब वो आप सोचते हो नहीं रे ऐसी नॉर्मल सी बात होगी। अब मैं बेसिक बेसिक कह करके आपको कुछ भी पढ़ा दूं, ठीक है, तो आप मानोगे कि नहीं यार नॉर्मली पढ़ा है। अगर मैं यहीं पर एक हवाबाजी करनी स्टार्ट कर देता, देखो ये गजब की बात होती है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा, ये सारा सीन होगा, एक बात और निकालेंगे यहां से, ऐसी बातें कहां पड़ी हैं ये वो, तो आप क्या है बातों पर चले जाते हैं, कंटेंट पर नहीं जा पाते। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है आज के स्टूडेंट की, वो जज ही नहीं कर पाता। टीचर ने कह दिया सवाल 5 सेकंड में होगा, वो मान लेता है, चाहे टीचर उसको 2 मिनट में ही क्यों ना कर रहा हो, ठीक। टीचर ने उसको माइंड में सोल्व करवा के कह दिया और कह दिया कि यार ये सवाल 10-15 सेकंड में या 20 सेकंड में हो जाते हैं। आप सोचोगे वो बात नहीं है, चाहे माइंड में ही क्यों ना करवाए। तो खैर जैसा है, जिसकी सोच होगी वो वैसा सोचेगा। बाकी जो बच्चे शुरुआत से लगे हुए हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि जो डे 1 से ही बच्चा मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन हो। अगर उसने सारी उम्मीदें हमसे कर रखी हैं स्टडी आईक्यू से, तो बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। अब देखना, इसी ट्रायंगल को अगर मैं टेबल पर रखूं, एक इधर बच्चा खड़ा है उसको ये नीचे की तरफ दिख रहा है, एक बच्चा इस साइड में खड़ा उसको 3 यहां दिख रहा है, एक उधर खड़ा उसको 4 यहां दिख रहा है, 5। हाइपोटेनस में कोई इश्यू नहीं होता है। अब एक बच्चा तो कह देगा सर मेरी तरफ है नीचे की भुजा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पर किसी को विवाद नहीं। दूसरे वाला बच्चा कहेगा सर नहीं 3 मेरी तरफ है तो नीचे की साइड तो बेस होती है, हाइपोटेनस में मुझे भी कोई विवाद नहीं है, 90 डिग्री के सामने होता है, लेकिन ये वाली साइड परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस टाइप के कंफ्यूजन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जायज सी बात है कि जब ये सारी चीजें बनी होंगी तो इस टाइप की विवाद क्रिएट होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक कंक्लूजन निकाला कि भाई ये जो बात है, साइन तो परपेंडिकुलर और अपोन में हाइपोटेनस का रिलेशन बताएगा, थीटा। थीटा क्या बताएगा? थीटा बताएगा कि भी थीटा के सामने की जो भुजा है, थीटा के सामने की जो साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये बस आपको इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। अगर आपसे यहां पर कोई कहे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे कहेंगे 3/4। थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, अपोन में ये वाली साइड बेस, हाइपोटेनस में कोई इश्यू नहीं है। तो कल को कैसा भी सवाल क्रिएट कर दे, कैसा भी सवाल क्रिएट कर दे, जैसे 7, 24, 25, ठीक है, इस एंगल को मान लो वो अल्फा कह दे, इस एंगल को बीटा कह दे। अगर मैं पूछूं उससे कि भाई साइन अल्फा बताना जरा, वो क्या कहेगा कि सर साइन का जो रिलेशन है वो बताता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। अल्फा क्या बताएगा? अल्फा बताएगा कि भाई आप अल्फा को काम में ले रहे हो, इसके जस्ट सामने की साइड क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर सीधे सीधे हमने लिख लिया। 90 के सामने आपका हाइपोटेनस है, ये हमने सीधे सीधे यहां से लिख लिया। अगर इसी डायग्राम में कोई आपसे पूछे कि भाई बताना जरा साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर से कह सकते हैं कि साइन रिलेशन बताता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस का, ठीक है। बीटा क्या बताता है? बीटा ये बात बताता है कि बीटा के जस्ट सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, 7 लिखा, और अपोन में हाइपोटेनस, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होता है। हमने अब तक 2 कंक्लूजन निकाले हैं, आसान आसान से कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन ये कहता है ट्रिग्नोमेट्री की 6 की 6 आइडेंटिटी है, ये जहां कहीं भी अप्लाई हो रही है, इसका मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, क्योंकि आपको यहां पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की नीड होती है। फायदा क्या होगा?
कई सारे सवाल भी मैं आपको ऐसे करवाऊंगा जहां पर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि एक फॉर्मूले की डायरेक्शन होती है, एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बना करके सवालों के साथ डील कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो पार्ट है वो आपका एकदम आसान होता है, उसमें खास आपको दिमाग नहीं लगाना होता, सवाल आपका तुरंत का तुरंत सोल्व हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात हमने क्या देखी थी कि भाई जो भी एंगल आपने काम में ले रखा है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि क्या है आपकी साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो उनके सामने उस पर्टिकुलर एंगल के सामने की जो साइड है वो बिहेव करती है परपेंडिकुलर की तरह। 90 के सामने आपका हाइपोटेनस और बची हुई साइड आपकी क्या हो जाएगी, बेस। ठीक। अब देखना जरा इसका यूज थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि चीजें तो डिटेल में अपनी क्वेश्चंस में ही चलेंगी। जैसे मान लो आपको कोई कह दे कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू में आपका है 3/5, साइन थीटा 3/5 है, और आपसे पूछ ले देन आपसे पूछ ले कि भाई यहां से मैं कहूं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस सवाल को सोल्व करने की सबसे पहली जो डायरेक्शन है वो ये है कि आप इसे डील करें बाय फॉर्मूला, आप इसे डील करें बाय फॉर्मूला। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो डायरेक्शन है आपकी, इसे आप सोल्व करें बाय राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बना करके आप इसे डील कर सकते हैं। और तीसरी जो अप्रोच है असल में मैं अगर इसे नाम दूं कुछ अलग है क्या, ये नहीं, यही आपकी अप्रोच है और इसी से मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया, और वो क्या है अपनी एग्जाम अप्रोच, कि एग्जाम में डील कैसे करेंगे। इसकी आपको मेरे हिसाब से कहीं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में नीड नहीं होगी, ऐसे सवालों में बाय फॉर्मूला आप राइट एंगल ट्राइंगल बना ले। अगर आपका जो फेज चल रहा है वो है लर्निंग का, लर्निंग मतलब आप अगर चीजों को सीख रहे हैं, आपकी उतनी ज्यादा कमांड नहीं है, तो आप हमेशा ही डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या क्या करना है वो सारी चीजें मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा। एक बार इस पार्ट पर आपकी कमांड आ जाएगी तो ये काम आपको माइंड में करना है, और आपका काम एग्जाम में सिर्फ इतना होगा कि इस चीज को सीधे सीधे कैसे लिखा जाए। अब मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भी टेन थीटा अगर आप सोल्व करते हैं, अगर आप टेन थीटा को सोल्व करते हैं तो आप लिखते हैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसको भी अगर आगे मैं सोल्व करूं तो देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा चाहिए तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट कर दोगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू दे रखी थी आपको कितनी भाई, 3/5। फिर आपने यहां अगली बात लिखी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका 25। अगर मैं यहां से एलसीएम लूं, 25 आ गया, 25 में से 9 चला गया 16, तो नीचे क्या मेंटेन हुआ भाई मेरा 4। ये 5 ऊपर चला गया, ऊपर जाके इससे कट गया, तो ऊपर क्या मेंटेन रहा 3। ठीक है। ये अपनी वो अप्रोच हो गई फॉर्मूले की, इससे आप प्रयास करें, ये जो पैटर्न है आपका, इसे ऐसे सवालों में अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने, कुछ गिने चुने अपने फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान भी रखने हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस जगह के ऊपर आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। ठीक है। अगला जो पार्ट है अपना डायग्राम से, कि बाय राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पर देखो मैं क्या करूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। थीटा इसने काम में लिया है तो थीटा मैं यहां भी लिख लेता हूं, लिख लिया। इसने क्या दिया भाई आपको, साइन थीटा। साइन थीटा में आपको पता है ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है एंड ये आपका हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। थीटा बताता है कि भाई मेरे जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर है, तो इसको 3 लिखा। ये हाइपोटेनस 5 है, 5 और 3 की वजह से ये साइड आपकी कितनी आ गई, 4। ठीक। अब यहां से मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आ रही है, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क किसका है भाई, आपका ट्रिपलेट का। आप YouTube पर सर्च करेंगे वासु सर ट्रिपलेट, एक 8-10 मिनट का आपके सामने वीडियो आएगा, उसमें सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी कि ये जो ट्रिपलेट होते हैं कौन कौन से, जैसे भी 3 4 5 6 8 10 7 24 25 8 15 17 इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, वो कहां से बनते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो 8-10 मिनट निकालना
वासु सर ट्रिपलेट, कुछ भी ऐसा लिखोगे, ट्रिपलेट और वासु सर इन्वॉल्व कर देना, जिससे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास इस सीरीज में टाइम रहा तो यहां पर मैं वो चीजें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी मैं ये चाह रहा हूं कि जो एकदम अनवांटेड चीजें हैं उनके अंदर हम ज्यादा टाइम ना किल करके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें, जिससे हमारा एग्जाम के अंदर भला हो। अब आपने ये लिख लिया। अब एक छोटी सी बात बताना, आपसे पूछा क्या गया था, आपसे जस्ट ये पूछा था टेन थीटा। टेन जो है वो रिलेशन बताता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, लिखा जा सकता है। अब एक बात बताओ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 3 और बेस आपका 4, बची हुई साइड तो हाइपोटेनस है, यही तो हमने निकाला है। ठीक है, एग्जाम में कैसे करोगे भी, एग्जाम में आप देखते हो इस बात को, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, टेन थीटा में आपने देखा परपेंडिकुलर तो ऊपर आ गया, 3 एक साइड हो गई, हाइपोटेनस 5 है, बची हुई साइड क्या होगी 4, और 4 क्या होगा आपका बेस, बेस ही नीचे लिखना है। तो एग्जाम में ये सवाल आप इस हिसाब से डील कर सकते हैं। सवाल का स्तर किस हिसाब से बढ़ेगा भाई, सवाल का स्तर तभी बढ़ेगा जब वो किसी ऐसे ट्रिपलेट को काम में ले ले जो आपको नहीं पता है। जैसे मान लो भविष्य में ऐसा सवाल आ जाए, आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि इफ कोट थीटा इक्वल्स टू में 40 डिवाइड बाई 9, ठीक है, और आपसे ये पूछ ले कि देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो यहां पर अगर हमसे कोई ऐसी बात पूछे तो इस सवाल का लेवल किस वजह से बढ़ा हुआ है, इस सवाल का लेवल बस इसलिए बढ़ गया है कि आपको ट्रिपलेट के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यहां पर ये जो 9 और 40 है इसकी वजह से तीसरी साइड क्या आएगी। अब सिंपल है भाई, देखो कोट थीटा रिलेशन किसका है आपका, बेस अपोन में परपेंडिकुलर का। साइन थीटा अगर आपको लिखना है तो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मुझे 9 दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस 9 और 40 की वजह से हमारे पास यहां पर जो हाइपोटेनस निकल के आएगा वो कितना होगा 41। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि 9, 40 एंड 41 ये आपका ट्रिपलेट बनाता है तो बच्चा इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा, सीधे सीधे उसको दिख रहा है कि भाई ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर, 10 में ऊपर परपेंडिकुलर नीचे आपका बेस होता है, तो वो तुरंत के तुरंत इस सवाल को डील कर सकता है, उसका बिल्कुल भी टाइम किल नहीं होगा और इतना सा उसे लिखना है या फिर ऑप्शंस की तरफ वो ध्यान देगा तो काम चल जाएगा। तो यहां तक देखो ऑल ओवर हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये सारी की सारी राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी एंगल को काम में लिया है उस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। 90 के सामने कोई भी डाउट नहीं होता है, हमेशा ही आपका हाइपोटेनस होता है, बची हुई साइड को आप क्या कहेंगे, बेस या फिर आधार। तो ये तो हो गई इसकी सिंपल सी अप्रोच। सवाल किस टाइप के हैं इनको डील करने का सबसे सीधा और सटीक तरीका है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल मान करके इन सवालों को सोल्व करें, इजी वे में हो जाएंगे। फॉर्मूले में फॉर्मूला फंसाने की कोशिश करोगे तो टाइम किल होगा। जैसे इसी सवाल को फॉर्मूले से करें तो कुछ समझ में आएगा, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मामला अभी तक तो सही चल रहा है, कल वाला सा इश्यू नहीं होगा शायद। चलिए भाई, यहां तक हमने इसमें छोटी छोटी बेसिक बातें देखी और कैसे राइट एंगल ट्रायंगल को काम में लेना है ये भी हमने देखा। अब थोड़ा सा आगे की तरफ और मूव करते हैं। देखना, पाइथागोरस जी का आपने नाम सुना होगा। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, जैसे मैं ये रैंडम एक मान लेता हूं ट्रायंगल, ये थीटा है, तो मुझे ये चीज ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट करवानी है, इसलिए मैंने सामने परपेंडिकुलर लिखा, इसे मैंने बेस कहा और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा था भाई, पाइथागोरस ने सिंपल सी बात दी थी। पाइथागोरस एक सिंपल सा रिजल्ट दिया था इन्होंने, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय भी कह देते हैं इसको। इन्होंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये बात हर बच्चे को पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर। हमें यहां से कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जायज सी बात है भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं।
तो यहां से मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरे के अंदर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है उसका कर देता हूं डिवीजन। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैंने पूरे में हाइपोटेनस मतलब लेफ्ट साइड में भी डिवीजन किया, राइट में भी किया, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां जो बात बनी मेरे पास ये बन गई परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस और इसका होल स्क्वायर। अगली जो टर्म है मेरे पास वो दिख रही है आपको बेस स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बेस अपोन में हाइपोटेनस और इसका होल स्क्वायर। आगे हाइपोटेनस के स्क्वायर से हाइपोटेनस का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या बना 1। अभी अभी हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा ये है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, पहले ही हमने मान ली। परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, साइन थीटा को। इसका स्क्वायर हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेस अपोन में हाइपोटेनस किसको बताता है भाई, कोस थीटा को। स्क्वायर हो रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1। ये रिजल्ट हर बच्चे को पता है। ठीक है, इस पैटर्न पर आपके 2 टाइप के देखा जाए तो कुल मिलाकर के सवाल बनते हैं। ठीक है, 2 टाइप के आपके सवाल बन जाते हैं। अब आपको एक बार तनाव नहीं लेना है कि 15-20 मिनट जो कुछ भी मान लो एक्स्ट्रा मान सकते हैं। चाहने को ऐसा कर सकते थे कि सीधे सीधे सवाल उठाते, कहीं पर वैल्यू पुट करते, कहीं कुछ करते, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता। ट्रिग्नोमेट्री की आपके पास अंडरस्टैंडिंग तक नहीं होती कि एक्चुअल में ये मामला क्या है। बस इतना समझ आता है कहीं 0 कर देते हो, कहीं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कर देते हो। कहाँ क्या अप्लाई करना है, कैसे आपका टाइम बचता है, कहां पर सवाल गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हम हर चीज को एकदम 0 लेवल से उठा रहे हैं कि पेशेंस के साथ अगर आप एक लेक्चर एक्स्ट्रा भी सुन लेंगे तो जीवन में कुछ खोएंगे नहीं। कल को भविष्य में अगर आपसे कोई 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा भी कोई डाउट पूछ लेगा कि ये मामला क्या है, कुछ एक्सप्लेन कर दो, तो आप तुरंत कर सकते हैं। बाकी सीधे सीधे ऐसे कहोगे कि हाँ ये भी होता है भाई, कोई कहेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, तो आप कहोगे बस होता है यार, प्रॉपर्टी है। लेकिन अब आप बच्चे को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में कहेगा ये तो हो सकता है चलो ना कर पाए कि ये आया कहां से, तो ये तो पाइथागोरस की रिसर्च है। वो किसी की रिसर्च नहीं है, वो सीधे सीधे हर कोई रिजल्ट निकाल लेता है, वो आसान सी बात है। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर डिवीजन कर दूं, अगर मैं यहां पर डिवीजन कर दूं किसका, साइन स्क्वायर थीटा का, तो देखना पूरे में दोनों तरफ डिवीजन किया तो यहां मेंटेन हो गया मेरे पास 1 प्लस कोस अपोन में साइन क्या होता है भाई, कोट, तो ये स्क्वायर का ही डिवीजन है, स्क्वायर की ही टर्म है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे 1 अपोन साइन स्क्वायर थीटा है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। चलो भाई, ये हमारा आ गया दूसरा फॉर्मूला। अगर इसको हम डीप में जाकर के पढ़ें तो ये आपके 3 टाइप क्रिएट करता है सवालों के, जो अमूमन एसएससी बैंक वगैरह, सॉरी बैंक में नहीं आता ये, एसएससी में सीडीएस के अंदर या जिस एग्जाम में कोई भी अगर स्टेट लेवल की एग्जाम है उसका लेवल अगर मैथ्स का ठीक रहता है तो 3 आपके पैटर्न बनते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि रेलवे ने बहुत सारे सवाल इन पैटर्न्स पर नहीं पूछे हैं, उनको भी एक बार आपको गो थ्रू तो करवा दूं जिससे आइडिया रहे कि ये चीज थी और ये कहां से निकल के आई थी और इनके साथ कैसे डील करते हैं। अगर यहीं पर इसी के अंदर अगेन मैं डिवीजन कर देता हूं कोस स्क्वायर थीटा का, तो देखना साइन स्क्वायर अपोन कोस स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास एक टर्म निकल के आती है टेन स्क्वायर थीटा। कोस कोस का डिवीजन करोगे +1 बराबर क्या होगा, 1 अपोन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको अगर आसान भाषा में जब आप याद करते हैं तो इसको टेन स्क्वायर +1 ना लिख करके आप सीधे सीधे ऐसे याद करते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में हमारे पास निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा। सेम इसी के जैसा फॉर्मूला है, इसका मतलब यहां पर भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको और अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं इसी बात को, बाकी तो चलो एक पैटर्न और बना लेंगे, मैं एक पैटर्न आपको और एक्सप्लेन करता हूं कि यहां 2 टाइप के पैटर्न बनते हैं उनमें से, और एक बात हमें और समझनी है कि किस टाइप के सवाल आते हैं, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
आप पेशेंस के साथ जो जो करवा रहा हूं घर पर मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लगते होंगे, उन्हीं चीजों को एक बार बिना देखे करने का प्रयास करें और ये मेरा पूरा पूरा विश्वास है कि इससे मैथ्स बेहतर हो जाएगी। ऑफलाइन के अंदर 4-5 साल हो गए हैं, मतलब 5 तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से। तो ऑफलाइन के अंदर यही एक्सपीरियंस रहा है कि इनिशियल लेवल पर देखो अट्रैक्ट अगर आप होते हैं, आप असल में देखा जाए तो ट्रिक पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सर ट्रिक बता दो, फॉर्मूला बता दो, ये बता दो, इस पर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जिस बच्चे को ये सब कुछ पसंद है वो असल में ट्रिक पर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो क्या है, मेहनत करने से भाग रहा है। वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि सर कोई 10-12 फॉर्मूले, कोई ट्रिक वगैरह लिखवा दे जिससे मेरा काम ट्रिग्नोमेट्री में हो जाए, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, मैं उन्हीं का रट्टा मारता रहूं। अब हर चैप्टर में इतनी सारी बातें होंगी, तो मैथ्स में अगर मोटा मोटी देखोगे अर्थमेटिक और एडवांस में 400 से 500 आपके पास ट्रिक हो जाएंगे। अब फिर वही बवाल हो जाएगा कि क्या तो याद रखें, क्या याद ना रखें, ये समस्या है। अब ये क्या चीजें जो हम लोग सीख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, बेस को क्लियर करना, इससे फायदा ये होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ये मेहनत मांगता है। मेहनत क्या भाई, एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, दिमाग को समझाया कि देख यार ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसके बाद ये होता है, इस चीज को ऐसे क्यों लिखते हैं, साइन क्या बताता है, थीटा क्या बताता है यहाँ पर। मतलब छोटी छोटी, इवन दो हम लोग तो बात को ब्रेक करके देख रहे हैं कि भाई साइन थीटा में साइन क्या बताता है और थीटा क्या बताता है। तो ये चीजें अगर आप ब्रेक करना सीख गए तो फिर मैथ्स आसान है। ये अगर आप चीजें फॉलो कर रहे थे पास्ट में भी, किसी को मत बताओ, खुद से ये क्वेश्चन मार्क डाला करो कि भाई आप जिस रास्ते पर चल रहे थे ट्रिक का या जो भी फॉर्मूले का था, जो 5 सेकंड का पैटर्न था, ऑप्शन देखते ही उड़ाने वाला पैटर्न था, क्या वो आपके लिए कारगर हुआ? अगर आपके लिए कारगर हो जाता वो, तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी XYZ, मेरी नहीं, किसी भी XYZ टीचर की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी जॉब लग गई होती। लेकिन इसके साथ समस्या ये है, आपको लगता है कि 8-10 फॉर्मूले याद करने हैं, कोई तनाव नहीं। तनाव इसमें ज्यादा है। एक बार इन चीजों को समझ लिया मेहनत करके, मामला आसान है। पीछे इतने सारे आपके चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने, इवन जैसे बार के सेशंस भी थे और कुछ भी था। अर्थमेटिक के अंदर गौर से अगर आप देखोगे तो कहां था फॉर्मूले के नाम पर, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हर बच्चे को पता है। एक क्रॉस मेथड निकाला था जिससे कि चीजें आसान हो जाए, लेकिन अब उसके साथ आप फेमिलियर हो गए। अब क्रॉस मेथड ऐसा था नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर में लगाया, और जगह भी हमने काम में लिया। इसके अलावा FOF मेथड हमने सीखा, एक मेथड उसके अंदर था, उसी मिक्सर के अंदर एक पैटर्न और था। तो अर्थमेटिक में तो गिनी चुनी 3-4 चीजें हैं, वो आपको सीखनी है। अब वो सीख गए तो उसके बाद चाहे आप उन फॉर्मूलों को भूल जाओ। अब FOF मेथड कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, बस इतना ध्यान रखना कि भाई एक क्वांटिटी होती है वो फिक्स रहती है, रेशियो बदल जाते हैं, परसेंटेज बदल जाते हैं, एक क्वांटिटी आपकी फिक्स रहती है, टारगेट करो। तो चीजों को ऐसे ही पढ़ा जाता है। यहां पर ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई समाधान ही नहीं है इन तीनों का। कोई ये कह दे कि ये भी मत याद रखना तो भी हो जाएगा, नहीं भाई, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऐसे कई सवाल देखे जहां पर कोई भी चीज काम नहीं करती, वैल्यू पुट बाई ऑप्शन, तो वहां पर इन चीजों की आपको नीड होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पैटर्न से फिर गो थ्रू करवा देता हूं। इंपॉर्टेंट आपका पैटर्न क्या है वो, और किस टाइप के आपके यहां पर सवाल क्रिएट होते हैं। देखना जरा भाई, हमने अभी क्या लिखा था कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगर मैं इसमें पूरे में सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस का डिवीजन करूं, पीछे हमने फॉर्मूले बनाए तो हमने डिवीजन किया था हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस का दोनों तरफ डिवीजन करूं, इस बात को मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर इनटू परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर के नीचे h लिख दिया। ठीक, अगली जो मेरे पास बात है, इसे मैं बेस इनटू में बेस लिख देता हूं, अपॉन में मैंने इसके h लिख दिया, और आगे की साइड में राइट साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। एक h से एक h कट गया, ये क्या बचा, सिर्फ आपके पास h। ठीक, ये जो बात है इसे आप थोड़ा सा गौर से देखना, और इस बात को थोड़ा सा गौर से देखना।
ये क्या है भाई, P इंटू में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसको बताता है भाई, साइन थीटा को। फिर देखना बेस इंटू में हाइपोटेनस किसको बताता है भाई, ये अपना बताता है कोस थीटा को बराबर हाइपोटेनस। ठीक, यहां तो ये बात ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये बात ऐसे मिलेगी, किस टाइप से, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी। ठीक है, अब ये बात दो तरीके से पूछी जाती है, ये बात आपकी दो तरीके से पूछी जाती है, दोनों ही बातों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक तो सवाल आपका ऐसे बनता है कि 3 साइन थीटा प्लस इफ 3 साइन थीटा प्लस 10 कोस थीटा इक्वल्स टू में आपके पास 8 है, देन आपसे पूछ लेगा कि 10 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये जो ऊपर वाली बात है इससे अगर आप गौर से कंपेयर करें तो ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c का पैटर्न है। ठीक है, जैसा हमने निकाला है, लेकिन यहां पर देखना एक बात ऑब्जर्व करो, साइन थीटा का जो मल्टीपल है वो किसको बताता है, परपेंडिकुलर को। कोस थीटा का जो मल्टीपल है वो किसको बताता है, बेस को। ठीक, और ये वाली बात हाइपोटेनस सबसे राइट साइड में। अब मुझे एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है। साइन थीटा का मल्टीपल आपका परपेंडिकुलर, कोस थीटा का मल्टीपल आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनस। त्रिभुज में 2 भुजाएं तो 3 और 10 हो गई, हाइपोटेनस 8 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या वो बात गलत लिखी हुई है, नहीं, वो बात भी सही है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। मिस ये कर रहे हैं कि भाई ये आपका एक डिफरेंट पैटर्न है, ये आपको दिखता वैसा ही है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, लेकिन यहां पर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो भी सकता है, ये आपका इक्वल हो भी सकता है, और ये इक्वल नहीं भी हो सकता, कोई समस्या नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, इसके 2 पैटर्न बनते हैं, एग्जामिनर 2 तरीके से पूछता है। सवाल दोनों के ही नकली है अगर आपको डिफरेंस पता है बातों के अंदर। ठीक, एक तो ये है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा है, और इसमें ये वाली बात इंटरचेंज करके ये 3 इधर इंटरचेंज कर देगा, 10 इधर इंटरचेंज कर देगा, रिजल्ट आपसे पूछेगा। यहां अगर मैं पुराने पैटर्न को रिलेट करूं जिसमें हमने क्या देखा था, साइन थीटा का मल्टीपल परपेंडिकुलर है, कोस थीटा का मल्टीपल बेस है, और राइट साइड में हाइपोटेनस। ये बात अगर आप जस्टिफाई करवाना चाहें तो 3, 10 और 8 में ये बात जस्टिफाई नहीं होगी, तो इसलिए मैंने लिखा यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये पकड़ में कैसे आएगा, ये इसका पूछने का स्पेसिफिक तरीका है। ये जो 3 और 10 है इसको इंटरचेंज करता है, अगर यहां पॉजिटिव साइन है तो यहां नेगेटिव करेगा, यहां नेगेटिव होता तो यहां पॉजिटिव करता। तो ये पूछने के तरीके, चीजों को खोल खोल करके समझ लो, तनाव ही नहीं होगा। इस पर बेस सवाल कैसे होगा भाई, इस पर बेस सवाल ऐसे होगा, जैसे आपको कह देगा 7 साइन थीटा प्लस 24 कोस थीटा बराबर 25, ये आपको बात दे देगा। और यहां क्या पूछेगा, यहां आपसे पूछ लेगा कि भाई देन बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, भाई tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर बनता है। ट्रिपलेट याद कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर 5-10% ट्रिपलेट का भी अच्छा खासा रोल होता है। और मान लो एग्जाम में 2 या 3 रेलवे में टोटल सवाल आएंगे, उनमें एक सवाल में भी ट्रिपलेट काम में आ गया, सवाल 2 ही आए, एक में ट्रिपलेट काम में आ गया, आपके लिए तो 50% हो गया ना उसका यूज। तो जो मैंने आपको काम बताया वो कर देना। ठीक, आपने देखा 7 24 और हाइपोटेनस 25 जस्टिफाई है। तो साइन थीटा का जो मल्टीपल है वो क्या है आपका, परपेंडिकुलर, कोस थीटा का जो मल्टीपल है वो बेस। तो ऐसी जगह पर आप सीधे सीधे इस टाइप के रिजल्ट लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस होता है, चीजें आपको कैसे दिखती हैं, आप उनको कैसे डील करते हैं। तो दोनों चीजों में अगर आप डिफरेंस कर ले जाएंगे तो ये सवाल एकदम नकली लगेंगे।
दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो फिर ये लगेगा पता नहीं यार ये जो पढ़ा था वो तो काम ही नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा गहराई से देखें, बाकी इन पर बेस्ड आगे हम सवाल करेंगे, पैटर्न भी खोल खोल करके देखेंगे कि कौन सा पैटर्न आपका क्या है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं भाई। क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो देखना, इसकी साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूं, आई होप कल वाला सा तो इश्यू नहीं होगा अपने साथ। देखना भाई, सवाल नंबर 973। अब तक टोटल 972 सवाल हो चुके हैं अपने 50 सेशंस में। सेशन अपना 51 है, क्वेश्चन नंबर 973। इसने आपसे कहा कि इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। अब यहां पर एक तो देखो ऐसी डिमांड मत करना कि सर ये सवाल इंग्लिश में क्यों है, हिंदी में क्यों नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो इस टाइप का कोई कमेंट वमेंट मत करना, क्योंकि उससे कोई सब्स्टिट्यूट या उसका कोई समाधान तो होगा नहीं। हिंदी में दिख रहा है हिंदी में करते रहो, इंग्लिश में दिख रहा है इंग्लिश में करते रहो, बाकी इस हिंदी इंग्लिश का कोई खेल नहीं है। देखना जरा, ये सवाल इसने पूछा और आपको क्या दिया, डायग्राम। अब ये सवाल क्यों डाला है मैंने, इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है जिसका ये वाली बात क्लियर थी कि ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है, एंगल ए काम में लिया और आपसे क्या पूछा उसने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, सारी बातों को जानते हैं, सवाल आसान है, बस लेने का रीजन आपको अभी समझ आएगा। ये चीज आपको यहां पर फाइंड करनी है। एक मिनट, चलो हाँ, ये बात आपको यहां पर फाइंड करनी है। अब एक बात बताना, एंगल अगर आपने एक काम में ले लिया तो साइन के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस। साइन ए लिखा जाएगा बी बाई ए और होल स्क्वायर हो रखा है तो बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक। कोस स्क्वायर ए, एंगल ए सामने साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस। कोस ए की वैल्यू क्या होगी, सी बाई ए, होल स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर यहां से आपने ले लिया एलसीएम, ए स्क्वायर दोनों ही जगह कॉमन है, ऊपर जो बात आप लिखोगे वो क्या होगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू अगर आप निकालना भी चाहें तो अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगी, नॉर्मल सी बात है। ए स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। एक नॉर्मल बच्चा जिसे कोई बहुत ज्यादा, मतलब होते हैं कुछ बच्चे जो अवेयरनेस के साथ चीजों को नहीं पढ़ते, अब टीचर का यही तो काम रह जाता है कि भाई उस बच्चे में एक अवेयरनेस पैदा करे कि भाई इस टाइप के सवाल करो, ये जो बातें हैं इनके साथ ये बातें करोगे, इससे आपकी कॉन्सेप्ट है वो इस टाइप के बिल्डअप हो जाएंगे कि उनको आप भूलेंगे नहीं। तो इन छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना होता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मुद्दे की बात करते हैं, इस डायग्राम को भी साइड में हटाओ। ये सवाल क्यों लिया गया था, आपने यहां पर यह सीखा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है, राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है, और वहीं पर आप फिर दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिए कि अच्छा डायग्राम इसने दे दिया है, अपना काम आसान कर दिया, फिर हम लोग इसको अप्लाई करें। एग्जामिनर ऐसे सवालों में सिर्फ ये चाहता है कि भाई जो बच्चा चीजों को डिटेल में नहीं समझता है वो डायग्राम से करेगा, उसका टाइम किल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप सीधे सीधे दिमाग लगाएं तो एक बात मुझे बताना कि आपने थोड़ी ही देर पहले रिलेशन निकाला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। इस बात को गौर से देखना कि दोनों ही केसेस में जो आपने एंगल काम में लिया है वो क्या है, इक्वल है, ठीक। दोनों में सेम होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में 45-45 होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 है तो ये भी 60, ये 90 है तो ये भी 90। अगर आपके दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमेशा ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, आपका 1। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो सवाल है उसमें उसने आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एंगल ए, अगली बात उसने दे रखी है कोस स्क्वायर एंगल ए, पूछा है रिजल्ट क्या होगा। तो सीधे सीधे आप दिमाग लगाते कि भाई क्या फर्क पड़ता है, थीटा की जगह इसने ए दे दिया यहां पर,
तो एंगल तो असल में देखा जाए तो साइन के साथ भी वही है, वही एंगल आपका कोस के साथ है, तो इसका रिजल्ट क्या आता? 1 आता। तो इस सवाल को इसलिए स्टार लगा लेना कि सवाल तो ठीक है माइंड में हो जाता है, लेकिन भविष्य में अगर आप ऐसी कोई भी बात देखें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इस टाइप का कोई भी उलझा करके कल को कुछ भी कह देगा साइन स्क्वायर एंगल सी प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एंगल सी, कहीं भी अजीब सा डायग्राम दे दे आपसे पूछ ले, आपको बस इतना ध्यान रखना है अगर एंगल दोनों इक्वल है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट आप 1 लिखते थे, तो ये रिजल्ट आपका हमेशा ही 1 होगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहां से अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 974। देखना भाई क्या कहा, इफ ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, त्रिभुज एबीसी आपका क्या है? समबाहु त्रिभुज है, और उसमें कुछ आपको बात कही कि सच दैट कि इस प्रकार से है, अंडर रूट साइन ए प्लस अंडर रूट साइन बी प्लस अंडर रूट साइन सी बराबर अंडर रूट में के कोस ए बाई 2। इसे थोड़ा सा चेंज कर लेना और इस बात को लिख लेना कोस, जैसे आगे उसने लिख रखा है ए का हाफ है वो, कोस पूरे कोस ए का हाफ नहीं है, कोस ए बाई 2, जैसे बी बाई 2 लिखा है आगे सी बाई 2 लिखा है, इस बात को लिख लेना। के की वैल्यू पूछिए। अब एक बात बताओ, अगर ये आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये तो आपके दिमाग के अंदर आ गया होगा तुरंत कि तीनों एंगल इक्वल होंगे और हर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होगी। इसका मतलब जहां भी आपको एंगल ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, 60 रखेंगे। तो अंडर रूट में साइन 60, फिर अंडर रूट में साइन 60, फिर अंडर रूट में साइन 60। एक ही बात आपने 3 बार लिखी, तो क्यों ना मैं सीधे सीधे लिख दूं अंडर रूट में साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 लिखा जा सकता है। इसके इक्वल में क्या होगा भाई? इसके इक्वल में देखना अंडर रूट है आपके पास, के है। अब बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, कोस ए बाई 2 ऐसे कर देना, उसको 60 रखोगे तो ये कितना बनेगा? 30। फिर अगली वैल्यू b बाई 2 30, c बाई 2 भी 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? वही आपकी √3/2, जो साइन 60 की है वही कोस 30 की। तो यहां क्या बनेगी? एक वैल्यू √3/2, अगली भी √3/2 और उससे अगली भी √3/2। ठीक है, इनको सोल्व करने का तरीका देखो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, ऐसे मत करना कि इससे इसको काट दिया, नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट हटा, ये अंडर रूट हटा, और ये बात किस में बदल गई? 3 के बजाय 9 में। ठीक है, √3/2 से √3/2 कट गया, अंडर रूट 3 और 3 3 बना लेगा, ये इससे कटेगा, यहां पर 3, 2 गुणा 2 4, 4 का 3 से गुणा कर दोगे 12, 12 किसकी वैल्यू आ गई भाई? आपकी के की। तो एग्जाम में बस आपको इतना सा काम करना था, सिंपल सी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, इससे आपका काम चल जाता। देखना जरा भाई अगला सवाल फिर से, सवाल नंबर 975। 975 975 में देखो इसने आपसे क्या कहा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बीसी इक्वल्स टू में 7 है, AC माइनस AB की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी आपसे पूछा। सीधी सी बात है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल उसने बताया है तो राइट एंगल ट्राइंगल आप बनाएं। ठीक है, 90 डिग्री किस पर है? बी पर है, यह आपने लिख लिया, फिर कोई मायने नहीं रखता ए और सी कौन सा भी मान लो। ठीक, BC की वैल्यू 7 है, B से C तक की दूरी 7 है। अब AC और AB का अंतर 1 है, अगर अंतर में कंफर्ट नहीं है तो AC माइनस AB 1 है, तो AC बराबर लिख सकते हो आप AB प्लस का 1। अब अगर मैं AB को X मान लूं तो AC मेरा क्या होगा? X प्लस 1। 7 के साथ कोई संबंध बनता है ऐसा ट्रिपलेट का? जो काम मैंने कहा है, अगर आप होमवर्क कर लेते हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि 7, 24 और 25 ये आपका ट्रिपलेट क्रिएट करता है। तो इसका मतलब देखो, ये जो भी वैल्यू है इससे जस्ट एक बड़ी, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितनी है? 24।
और इसमें 1 जोड़ दिया x+1 में, तो ये मेरा क्या बन गया भाई 25। अगर आपको पता है तो आप ऐसा करेंगे, आपको नहीं पता है तो फिर क्या करोगे भाई, तो ये है भाई बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 बराबर x+1 का स्क्वायर। ये वाली बात हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में। सोल्व करोगे तो x स्क्वायर तो कट जाएगा, उधर क्या बचेगा 1 इधर आ जाएगा तो 48 बराबर 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2x बनेगा। इसको इससे काट दोगे तो ये वैल्यू 24 आएगी। तो x 24 रखा, ये 25 रखा। मैं प्रीफर करूंगा ट्रिपलेट याद करके रखो भाई, कहीं भी आपको ये लगे कि किसी काम को करने में 15 या 20 सेकंड भी किल हो रहे हैं तो ऐसी गुंजाइश ही क्यों छोड़ते हैं। हाँ, अगर आपको पता ही नहीं था पास्ट के अंदर कि भाई इनके साथ डील कैसे की जाएगी तो ठीक है, मान सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं था। आपको सब पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो आपके पार्ट्स होते हैं इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो एक एक चीज को अच्छे तरीके से आप याद करें। अगली बात पर आ जाओ, कोस ए के सामने क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे कोस ए की वैल्यू 7/25 प्लस कोस बी एंगल 90 डिग्री है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। अब ये मत सोचना सर इसका परपेंडिकुलर, अरे कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, लिखो बस बात खत्म। कोस सी देखना, ये एंगल सी है, ये सामने परपेंडिकुलर है। और एक मिनट, पिछले में हमने गड़बड़ कर दी ना, कोस से परपेंडिकुलर नहीं लिखना था भाई, बेस लिखना था। ये 24, ये एंगल लोगे तो ये पास वाली भुजा इसका बेस अपॉन में हाइपोटेनस। 25 पूरे का एलसीएम आ गया, 24 और 7 आपका क्या हो गया भाई 31। ये डील करने का तरीका था, ये आपकी एक अनवांटेड बात थी, इससे आप चाहते तो आपका पीछा छूट सकता था। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 976, लैंग्वेज को रीड करना भाई। क्वेश्चन नंबर 976, देखना इसने क्या कहा कि इफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी आर फ्रॉम एन एपी, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी और सी जो है आपके वो एक समांतर श्रेणी के अंदर है, साइन बी की वैल्यू आपको निकालनी है। समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे थोड़ा सा गौर से देखना, जैसे मान लो आपने लिखा 11 में आपने ऐड किया मान लो 4, तो ये 15 बन गया। फिर 15 में आप ऐड करते हैं 4, तो ये आपका 19 बन गया। फिर इसमें आप 4 ऐड करते हैं तो ये आपका 23 बन गया। और इसी पैटर्न को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है भाई, 11 + 4 15 + 4 19 + 4 23। अब देखो जब भी कभी समांतर श्रेणी में आपको कुछ टर्म्स माननी होती हैं, जैसे 3 टर्म माननी है 5 टर्म माननी है, तो वहां ध्यान क्या रखा जाएगा, सबसे बीच की जो टर्म है उसको x ले लो, ले लिया। उससे जस्ट अगली टर्म क्या ले लो, x + k ले लो, ले लिया। जैसे मैं इसको क्या मान लू, x मान लू, इस टर्म को मैं क्या मान लू भाई x + k, या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसने क्या जोड़ रखा है 4। पीछे वाली टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी फिर x - 4। फायदा क्या होता है भाई ऐसा करने का, ऐसा करने का फायदा ये होता है कि जब आप तीनों एंगल को जोड़ेंगे, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो ये k से k कट जाता है। ठीक है, अब ये कहोगे कि सर 4 टर्म होती हुई ट्रायंगल में 4 एंगल नहीं होते हैं। अगर वैसा कोई और आता तो कुछ भी मानते तो भी वो सवाल सोल्व होना था, क्योंकि चीजें वही पूछी जा सकती हैं जो जिनका समाधान आप सीधे सीधे कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सवाल में कोई ये कह दे कि मैं साइन ए की वैल्यू बता दूंगा या साइन सी की वैल्यू बता दूंगा, संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है, रिवर्स में समझ लेंगे। x + x + x 3x 180, तो x की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 60 डिग्री। ये एंगल आपने a माना था, ये b माना था, ये c माना था। ए बी सी को AP में बताया तो पहले एंगल A फिर B फिर C, बीच में आएगा तो बीच वाले को x माना। आपसे वैल्यू पूछी गई थी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3/2। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, कोई ये कहे कि सर साइन A और साइन B की वैल्यू, साइन C की वैल्यू क्यों नहीं, तो देखना अगर ये कोण 60 डिग्री है और इसे मैं कह दूं अगले को 61 डिग्री और इसे कह दूं मैं 59 डिग्री,
तो जरा गौर से देखना इस बात को, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी? आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक एक का गैप चल रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि ये तो 60 डिग्री है लेकिन इधर वाला एंगल मेरा 62 है, तो ये मैं ऑटोमेटिक 58 डिग्री कर सकता हूं। तीनों को जोड़ते हैं तो 180 भी आ रहा है, और यहां पर देखो वही पैटर्न भी मेंटेन हो रहा है। अगर मैं कहूं कि ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 70 डिग्री है, तो ये मैं 50 डिग्री ले लूं, जिससे 10-10 का गैप मेंटेन है, जो क्या बना रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या साइन सी की वैल्यू निकाल सकते हो? भाई ये कोई फिक्स थोड़ी ना वैल्यू है। फिक्स तो तब मानते चलो 70 डिग्री पर ही फिक्स हो गया, लेकिन फिक्स है ही नहीं। साइन सी और साइन ए जो आपके एंगल ए और एंगल सी आपके बदलते रहते हैं, इसलिए यहां पर ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता। सीधे सीधे जो बात बन सकती थी वो उसने पूछी, तो अनवांटेड दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने एक बार इन सवालों को डील कर लिया तो फिर इनके साथ भविष्य में डील करना बड़ा ही आसान है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 977, क्वेश्चन नंबर 977। देखो 977 में इसने क्या कहा, tan थीटा की वैल्यू आपके पास 2 है, देन वैल्यू ऑफ 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस सवाल को सोल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है भाई। देखना जरा, tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। एक मेथड तो ये कहता है कि आप कैसे भी करके tan थीटा बनाएं और उसकी जगह 2 रख दें, ठीक है। दूसरा जो मेरा मेथड है वो ये कहता है कि भाई आप इसको ऐसा कर दो, tan थीटा बराबर लिखो 2/1। ये किसको बताता है? मेरा परपेंडिकुलर को। ये किसको बताता है? मेरा हाइपोटेनस को, ठीक है। इसका यूज करके आप इस सवाल को कर लें। अब ये कैसे पकड़ में आएगा कि कब कौन सी चीज काम में लेनी है? तो सिंपल सा तरीका, एक बार सीखो चीजों को, फिर प्रैक्टिस में इन चीजों को अप्लाई करो। अगर मुझे जो सवाल दे रखा है उसमें मैं tan थीटा कब काम में ले सकता हूं? जब जो सवाल मेरे से जो बात पूछी गई है उसमें tan थीटा मुझे दिखे। दिख तो नहीं रहा, साइन कोस ही दिख रहे हैं। आप क्या करो, ऊपर और नीचे कोस का डिवीजन कर दो, तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन अपॉन कोस करोगे तो tan बनेगा। ऊपर वाले पार्ट में अगर मैं डिवीजन कर देता हूं कोस थीटा का, मैंने क्या किया भाई, जो मुझसे पूछा गया है उसमें कोस थीटा का ऊपर डिवीजन किया एंड कोस थीटा से नीचे डिवाइड किया। 8 इंटू में tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 2। 8 गुणा में 2 16, कोस से कोस कट गया प्लस 5, तो मैं लिख सकता हूं, लिख देता हूं चलो एक स्टेप, तो 8 गुणा में 2 16, 5 21, ये काम हो गया। नीचे देखना, कोस से कोस कट गया, राइट साइड में वो तो तनाव ही नहीं है, तो यहां पर सीधे सीधे क्या बनेगा? 3। साइन क्यूब थीटा, तो एक साइन थीटा, मैं साइन क्यूब को क्या मानता हूं? साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। कोस का डिवीजन, कोस तो एक ही बार है, तो एक क्या बना आपका? tan थीटा, और इंटू में 2 साइन स्क्वायर आपके मेंटेन रह गए, साइन क्यूब था ना। यहां पर देखना आपके पास क्या है, आपके पास है 2 कोस क्यूब थीटा, एक कोस कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको देखना tan के बराबर दे रखी है 2, तो अब क्या मैं tan थीटा की जगह 2 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इन दोनों में से क्या 2 कॉमन नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख रहा है, जो क्या है आपका 1, तो 16 और 5 आपका 21 बन गया, ये 1 बन गया, गुणा में 2 है, 2 और 3 5। तो ये हो गया सवाल को सोल्व करना। क्या ऐसे हर सवाल कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, हमेशा जो कंडीशन दे रखी है जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल के अंदर आप इस चीज को अप्लाई कर दे, पूरे के अंदर आपको ऐसा ही पैटर्न मिले, ठीक है। दूसरी बात क्या है अभी? दूसरी बात यह है परपेंडिकुलर बेस, तो आपको सवाल उसने दे रखा है किस फॉर्म में? साइन थीटा और कोस थीटा में। साइन थीटा क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर लिखोगे, बेस ये है, तो यहां से अगर मैं हाइपोटेनस लिखना चाहूं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। तो 2 अपॉन में √5, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। जहां जहां आपको साइन कोस दिख रहा है वहां इन चीजों को आप अप्लाई कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चीजें दोनों ही इंपॉर्टेंट है,
अब मैं ये नहीं कह सकता इस सवाल के हिसाब से कि आप हमेशा यही प्रीफर करना, नहीं, कुछ सवाल ऐसे होंगे इसको आप प्रीफर करेंगे तो एक पॉइंट पर जाकर के फंस जाएंगे। वो सवाल को देख करके आप पहली स्टेप जब अप्लाई करते हो स्क्रीन पर देख करके, तभी आपको समझ आ जाएगा कि पूरे में ये चीजें कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। तो वहां पर तो इसे ऐसे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 978, क्वेश्चन नंबर 978। देखना, इसने आपसे क्या कहा, साइन थीटा इक्वल्स टू में 4 साइन थीटा इक्वल्स टू में 3 कोस थीटा। तो मैं यहां से लिख लेता हूं भाई टेन थीटा साइन अपोन में कोस, क्या आएगा मेरा 3 अपोन में 4 लिखा जा सकता है। टेन थीटा में ये किसको बताता है, परपेंडिकुलर को, ये किसको बताता है आपका बेस को। अगर मैं हाइपोटेनस लिखना चाहूं 3 और 4 की वजह से मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। आपसे पूछा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपोन में 4 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसा मत कर लेना कि सर सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कट गया, नहीं कटेगा भाई। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता तो वो सेक स्क्वायर थीटा बनता और ऊपर से कैंसिल आउट हो जाता, यहां पर नहीं हो पाएगा। यहां क्या करें भाई, सीधे सीधे देखो, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हमेशा जब तक कमांड नहीं आए कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना भाई 5, बेस कितना 4, स्क्वायर हो रखा है तो क्या लिख दूं भाई 25 बटा में 16 आ गया। 4 इंटू में आपने यहां पर लिखा 1 माइनस 10 थीटा दे ही रखा है, स्क्वायर कर दो भाई 9 बटा में 16। ऊपर नीचे मैं 16 का गुणा कर रहा हूं, ये 16 कटेगा, इससे ऊपर गुणा होगा तो कट जाएगा, नीचे इससे गुणा होगा तो यहां 16 बनेगा और ये वाला 16 कट जाएगा। ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब है ऊपर की हर स्टेप से 16 का मल्टीप्लाई, नीचे की हर स्टेप से 16 का मल्टीप्लाई। अब देखना ऊपर हमारे पास क्रिएट हो गया है 25 और नीचे 16 में से 9 चला गया 7, 7 गुणा में 4 हमारा क्या हो गया 28 लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे का जो पार्ट है अपना, ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन के अंदर, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि अगले में जो बात मुझे फिर से एक्सप्लेन करनी है वो काफी लंबी चौड़ी है, उसमें काफी टाइम चाहिए, कम से कम मान लो 15 मिनट, तो ये सेशन काफी ज्यादा लंबा होगा, तो इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब जरूरी बात यह है, आपको सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट आप कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। कमेंट किया करें, वो पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें भी लगता है कि भाई सही रास्ते पर चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ठीक भी लग रहा है, उनकी हेल्प होगी तो इसका मतलब ठीक है। कोई आपका सजेशन है बिल्कुल आप रखें, अगर कुछ लगा ऐसा जिसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश है बिल्कुल हम उन चीजों को जल्दी से जल्दी सुधार कर देंगे। तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स है, वो सारा का सारा पीछे हमने 2 या 3 वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस किया था। हर वीडियो में बताने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि बहुत बार बच्चे चलते चलते हर नए वीडियो में पूछते हैं कौन सी किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मुद्दा ये है कि भाई आपका अभी तक सिंसियरिटी का लेवल नहीं आया है, सीधी सटीक बात करता हूं। इस वजह से बहुत सारे बच्चे पसंद भी नहीं करते होंगे, यार ये टीचर सीधे मुंह पर बोल देता है। चने के झाड़ पर चढ़ाना अपना काम नहीं है, रास्ता मेहनत का है, मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगी। इतना हो सकता है अभी थोड़ी बहुत देर हो जाए, देर सवेर जरूर हो सकती है, लेकिन मेहनत के आउटकम्स आते हैं। तो अपने पास वो वाहियात बात तो है नहीं कि इस सेशन से कहूं कि भाई पीछे नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, यहां से देख लो हेल्प हो जाएगी। कैसे हो जाएगी हेल्प? अगर आप 2-3 सेशन देख चुके हैं और आपको ये लगता है कि यहां पर ठीक पढ़ाया जा रहा है, कल के सेशन में मेरे ख्याल से टोटल मिलाकर के अपने 1000 सवाल भी पूरे हो जाएंगे। 90 डेज के बाद अगर आपकी एग्जाम का टाइम खिसकता है, बिल्कुल मैं आपको मॉक टेस्ट भी करवाऊंगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रखूंगा। तो कुल मिलाकर के अब वो डिपेंड करता है, टाइम अगर 15 दिन आगे खिसकेगा तो हम लोग मान के चलो 300 सवाल और कर ले जाएंगे, 1 महीना खिसकेगा 600 सवाल और कर लेंगे। तो इस चीज को स्टॉप नहीं करने वाले जब तक ये आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है, क्योंकि एकदम पीक पॉइंट पर ला करके सीरीज को 90 डेज के अंदर ही एकदम क्लोज कर देने का मतलब आप फिर रिलैक्स मोड पर आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ अपना चलता रहेगा, तो आप भी अपना थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाया करें, इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास नहीं कर सकते तो PDF को ही शेयर कर दिया करें, ठीक।
तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।